तो हमारी इस विशेष पेशकश को बढ़ाते हैं आगे और आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी जो कि पुण्य धरा प्रयागराज में मौजूद हैं, उन्हीं के पास, अश्विनी मिश्र के पास। गंगे तो दर्शनात् मुक्ति, मां गंगा के दर्शन मात्र से ही मुक्ति प्राप्त होती है। त्रिवेणी जहां गंगा यमुना सरस्वती का पावन संगम हुआ है, वहां पर दुनिया का सबसे बड़ा मानव समागम हुआ है, महाकुंभ का आयोजन हुआ है और ये हमारी सहस्राब्दियों की परंपरा है। किस तरीके से प्रयागराज गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है पूरी दुनिया का इस समय, पूरे ब्रह्मांड के देव नर गंधर्व, ये माना जाता है कि पवित्र स्थानों में अमृत स्थानों में आकर यहाँ पर पवित्र स्नान करते हैं, पुण्य कमाते हैं और पूरी दुनिया इस पुण्य की भागी और साक्षी बनने के लिए प्रयागराज आ रही है। हम प्रयागराज के त्रिवेणी तट पर हैं और आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये महाकुंभ विश्व के लिए, देश के लिए, समाज के लिए, राज्य के लिए एक अर्थ कुंभ सरीखा भी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बेहद विशिष्ट मेहमान प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, जो कि अर्थशास्त्री हैं। स्वागत है प्रोफेसर साहब आपका। आप बीएचयू के पूर्व कुलपति रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे प्रयागराज की धरती पर एक बहुत लंबा प्रवास आपका रहा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे। धारा से आपने ऐसे अनेक लोगों को बनाया है जो धरती पर जाकर अर्थशास्त्री नहीं, मानव शास्त्र भी, समाज शास्त्र भी लोगों को सिखा रहे हैं और अपना अनुसंधान कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत प्रोफेसर त्रिपाठी जी आपका। धन्यवाद मिश्रा जी। सर, एक चीज जानना चाहेंगे कि हमारी परंपरा रही है, ऋषि परंपरा, सनातन परंपरा, मेलों का आयोजन होता ही रहा है। महाकुंभ दुनिया जान रही 12 वर्षों पर आयोजित होता है। हर साल माघ मेला यहाँ पर आयोजित होता है प्रयागराज में। पुण्य कमाने का तो क्षेत्र है ही, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि का क्षेत्र है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्थ की सिद्धि किस तरीके से देख रहे हैं कि समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए? अश्विनी मिश्र जी, आपने बहुत ही प्रासंगिक और समीचीन विषय पर चर्चा के लिए मुझे अवसर दिया है। इसके लिए मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। देखिए, हमारे इस भारत भूमि का एक अद्भुत इतिहास है। हमारे पूर्वज जिन्होंने अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाया और इस सृष्टि के सत्य और रहस्य को जानने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया और फिर वे इस सृष्टि के सत्य और रहस्य को समझने में सफल हुए, तब कहा गया ऋषियों मंत्र द्रष्टारा। और जिस सत्य और रहस्य का उन्होंने साक्षात्कार किया, उसके आधार पर एक दर्शन, दृष्टि और विचार निर्मित हुआ जिसका नाम भारत है। भारत केवल भूखंड नहीं है, भारत एक दर्शन है, दृष्टि है, विचार है जी, जिसके आधार पर भारत विश्वगुरु बना। क्योंकि भारत एकमात्र ऐसी सभ्यता और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है जिसने केवल भारत के बारे में विचार नहीं किया जी। इसलिए हमारे दर्शन, दृष्टि और विचार का पहला सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम। यह वसुधा हमारा परिवार है और परिवार जब हमारे जीवन के विचार का आधार बना तो दूसरा सिद्धांत बना सर्वे भवन्तु सुखिनः। क्योंकि परिवार में अगर एक भी व्यक्ति दुखी है तो फिर परिवार का कोई भी व्यक्ति सुख की अनुभूति नहीं कर सकता। यह शास्त्रार्थ और संवाद की भूमि रही जी। क्योंकि सत्य तो शाश्वत है, सनातन है, पर उसकी भी युगानुकूल व्याख्या, देशानुकूल व्याख्या की आवश्यकता होती है। और उसी दृष्टि से प्रकृष्टेन यागः, ब्रह्मा जी ने यज्ञ की शुरुआत प्रयाग से की जी। और इसलिए जब देवासुर संग्राम हुआ और अमृत प्रकट हुआ उसमें से, तो उस अमृत को लेकर के भी संघर्ष हुआ देवताओं और असुरों के बीच। वे उस घट को लेकर के भाग रहे थे और असुर उनका पीछा कर रहे थे। जिन 4 स्थानों पर उस घट को रखा गया, उन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है, प्रयाग, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक जी। और कुंभ की एक और विशेषता है कि यह एक नक्षत्रों की विशेष युति के आधार पर योजित है जी। सूर्य हैं, चंद्रमा हैं, बृहस्पति हैं, शनि हैं। ये जब एक विशेष युति में आते हैं उस समय कुंभ का संयोग बनता है। और हमारे मनीषी नक्षत्रों की काल गणना का तब हजारों साल पहले कर लेते थे। पश्चिमी देश मानते थे कि सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी घूमती है। आज भी सैकड़ों वर्ष बाद क्या होगा यह गणना आज ही वो कर सकते हैं, ऐसे सिद्धांत हमारे पास। हाँ, और ये मानते थे कि
सूर्य परिक्रमा करता है पृथ्वी का, गैलीलियो और कोपरनिकस क्रांति उन बिल्कुल लोगों सही ने बात। कहा। ये 17वीं, भारत 18वीं तो हमेशा शताब्दी कहता था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, और इस पर भी हाँ 18वीं शताब्दी तक, 17वीं शताब्दी तक विवाद था। अनेक विषय ऐसे हैं। जी सर, एक चीज ये जानना चाहेंगे कि मैं आगे आ रहा हूं उस पर जो विषय आपने उठाया है, अर्थतंत्र से हमारा मजबूत होगा कि उसी आधार पर जिस दर्शन, दृष्टि और विचार का निर्माण उन्होंने किया, उसी आधार पर उन्होंने कहा कि जीवन जो है उसके 4 उद्देश्य हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। परंतु मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी होने के नाते मैंने जब इन चीज़ों पर अध्ययन किया तो मुझे लगा कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष अलग अलग नहीं है। इट्स ए मैट्रिक्स ऑफ 4x4, सब में सब हैं। धर्म में भी अर्थ है, काम है, मोक्ष है। अर्थ में भी धर्म है, काम है, मोक्ष है। काम में भी धर्म, अर्थ, मोक्ष है। एंड मोक्ष इज आल्सो नॉट इन आइसोलेशन। मोक्ष भी बिना धर्म, अर्थ, काम के प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए हाँ है क्या, जब हम कहते हैं धर्म में अर्थ है, तो बिना अर्थ के धर्म संपादित नहीं हो सकता। हमें अपने पिताजी के स्वास्थ्य को देख करके बहुत कष्ट हुआ, पर अगर हमारे मन में आया विचार कि मैं इनको एम्स में ले चलूं और मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं है, तो मैं इस धर्म का संपादन कैसे करूंगा? जी। मैं घर के बाहर निकला, मुझे कोई पीड़ित व्यक्ति दिखाई पड़ा, मेरा हृदय पसीज गया, मैं उसकी मदद करना चाहता हूं, पर मेरे पास अर्थ नहीं है, तो मैं उसकी सहायता कैसे करूंगा? यह धर्म कैसे संपादित होगा? आज अनेक शाह जो धर्म के कार्य संपादित हुए, उनमें अर्थ भी योजक रहा। इतना ही नहीं, अर्थ में भी धर्म है। जब मैं अर्थ में धर्म की बात करता हूं, तो हमारे यहां जो बताए गए सुख के साधन 6, अर्थागमो नित्यम रोगिता चो, प्रिया च भार्या प्रियवादिनी चो, वश्यश्च पुत्रोर्थ करी च विद्या, षड जीव लोकस्य सुखा निराजन। इनमें दो अर्थ के कारण हैं। अर्थागमो, अगर अर्थ का आगम निरंतर नहीं है, सतता नहीं है, तो आप सुखी नहीं रह सकते, और उसके लिए अर्थकरी विद्या होनी चाहिए। जी, हम चर्चा जारी रखेंगे प्रोफेसर साहब, वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का, और उसके बाद हम जरूर इस बात पर देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे भी कारोबारी, बड़े कारोबारियों की बात छोड़िए, वो पूरे वर्ष भर का नहीं, कम समझिए पंचवर्षीय कमाई कम से कम यहाँ पे कर लेते हैं। वक्त एक बेहद छोटे से ब्रेक का। के बाद आप सभी का स्वागत है। हम त्रिवेणी तट पर मौजूद हैं। विशिष्ट मेहमान हमारे साथ हैं प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, अर्थशास्त्री, और साथ ही साथ इस प्रयाग की धरा पर एक बेहद विशिष्ट व्यक्तित्व, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हम अर्थतंत्र की बात कर रहे हैं, जब हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, हमारे ऋषियों मनीषियों ने मेले की परंपरा ही इसलिए शुरू की थी कि लोग बार्टर सिस्टम से, कोई कुछ उपजा रहा है, कोई कुछ उपजा रहा है, सब मेले में इकट्ठा होते थे। मुद्रा विनिमय जब नहीं था, तब भी उनके वर्ष भर के कार्य संपन्न हो जाते थे। कैसे ये ऋषि परंपरा ने हमारे अर्थतंत्र को भी मजबूत किया? जहाँ से मैंने शुरुआत की थी कि धर्म, तो धर्म के आधार पर इस तरह के जो विशिष्ट मेलों का आयोजन होता था, उनमें परस्पर जब एक दूसरे के साथ जुड़ते थे, तो हम एक दूसरे के विचारों को ही शेयर नहीं करते थे, बल्कि उनकी उद्यमशीलता को ही शेयर करते थे। वे हमारी आवश्यकता थे और हम उनकी आवश्यकता बनते थे, और इस प्रकार दोनों एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते थे। जहाँ से हमने शुरुआत की थी कि वसुधैव कुटुंबकम का एक स्वरूप दिखाई पड़ता था। यहाँ पर सब प्रकार के तीर्थ जो हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, उनके भी आय के साधन बनते थे। अनेक प्रकार के व्यवसाय जो हमारे जीवन का हिस्सा हैं, उन सब व्यवसायों की प्रस्तुति और उपस्थिति यहाँ पर दिखाई पड़ती थी, और लाखों और करोड़ों के रूप में जो लोग आते थे, उनसे सबसे उनको प्रेरणा भी मिलती थी। परंतु इस बार जो यह कुंभ हुआ है, इस कुंभ ने निश्चित तौर पर धर्म के साथ साथ अर्थ को भी गति दी है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट का जो स्वरूप खड़ा हुआ प्रयाग में, जिसमें सड़कें हैं, रेल हैं, हमारे एयरफोर्स हैं, एयरपोर्ट हैं, और इनके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का जो इस तरह से विकास हुआ, सारी चीज़ों का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हुआ, उससे आज नहीं, आने वाले वर्षों में अनेक प्रकार के व्यवसायों को और उद्यमियों को एक आधार खड़ा होगा, जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में सफल होगा। निश्चित तौर से हमारे संवाददाता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़े हैं, अजय मिश्र और रामेंद्र सिंह। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, अकेले उत्तर प्रदेश की सरकार को माना जाता है कि 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का आय होगा।
केवल अगर अब पूरे मेले क्षेत्र में हम देख रहे हैं छोटे छोटे व्यक्ति वेंडर नहीं, मतलब जो भी ठेला भी लगाकर खड़े हैं वो केवल चाय पिलाकर शाम तक ऐसा आय प्राप्त कर रहे हैं जो अकुशल क्षेत्र के, जिसको असंगठित क्षेत्र कहा जाता है, उसको भी एक बहुत बड़ा रोजगार मिलता है। राजस्व की बातें छोड़ दे, अन्य चीजों की बातें छोड़ दे, कितना बड़ी जीवनदायिनी और कितना बड़ा संजीवनी सरीखा असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए। अजय, बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, आपके इस विशेष कार्यक्रम में शामिल करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। मैं खुद साक्षी रहा हूँ एक ऐसी ही कहानी का जो मैं स्वयं कर रहा था। बिल्कुल आपके स्टूडियो के पास में जो कोने पे भैया चाय बनाते हैं, उनकी चाय हम लोग हमेशा पीते हैं। हमने उनसे पूछा कि आप दिन भर में कितनी चाय बेचते हैं। उन्होंने कहा कि मैं 1000 चाय कम से कम रोज बेच रहा हूँ। कुल्हड़ जो कुल्हड़ का इस्तेमाल उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि कुल्हड़ से जो चाय पीते हैं उसको हम 20 रुपए की देते हैं, जो सामान्य चाय है वो 15 रुपए की देते हैं। तो आप सोचिए कि एक छोटी सी इकोनॉमी में एक दिन में अगर वो 10 रुपए की चाय या 15 रुपए की चाय बेच रहे हैं तो मिनिमम तो 15,000 रुपए लेकर के जा रहे हैं। तो स्नान डे पे जब मैंने पूछा अच्छा भैया आपने मकर संक्रांति के दिन कितना कमाया, तो हंसने लगे। इसका मतलब उन्होंने आधा कर लिया होगा जितना वो बता रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं भैया 25-30 हजार रुपए तो मैं लेके गया। तो मुझे लगा अरे वाह ये तो बड़ा भाई बहुत बढ़िया है। जब चाय वाले भैया एक 25-30 हजार रुपए कमा सकते हैं और 45 दिन को अक्सर गुड़ा कर ले, तो मैं आप कैलकुलेटर सबके पास कर लीजिएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ आपके माध्यम से। यह अमर उजाला का फ्रंट स्टोरी है। आज आप अर्थ कुंभ कर रहे हैं। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पंख लगे हैं। अकेले छोटे कारीगरों और इकाइयों के पास 10,000 रुपए का ऑर्डर है। तो 10,000 रुपए का ऑर्डर पहले मिलना, एमएसएमई सेक्टर को मिलना और सप्लाई एकदम बिल्कुल दुरुस्त होना। जितने भी सप्लाईज थी खुदरा की और थोक की, उसमें 40% की बढ़ोतरी हो गई है और ये अगले 40 दिन और चलने वाली है, 45 दिन और चलने वाली है। दूध की किल्लत हो गई है, इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ गई है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि छोटे कारोबारी एक ही स्टॉल पे एक दिन में 28 लाख की बिक्री हुई है। जी, रामेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए। रामेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, छोटे छोटे व्यापारी आकर जब यूपीआई से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बारकोड से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, दुनिया अचंभित होगी कि किस तरीके से भारत तकनीक का समावेश कर अपने समाज के विकास के, अर्थ के विकास को, राष्ट्र के विकास को दुनिया के सामने प्रदर्शित कर रहा है। रामेंद्र, बिल्कुल, मैं धर्म में अर्थशास्त्र की परिभाषा देख पा रहा हूँ। ये चाय वाले भैया यहाँ चाय बेच रहे हैं। बगल में अभी जो सिंदूर बेचने वाले थे, सिंदूर बेच के एक माता जी को गए हैं। देखिए पीछे जो पानी ले जाने वाली पिपियां हैं छोटी छोटी, वो बेची जा रही, फूल बेचे जा रहे हैं। ये छोटे लोग हैं जिनको कहा जाता है कि इनका कहीं इनकी गणना नहीं होती, वो सारे लोग काम कर रहे हैं। एक चाय वाला आता है, चाय एक केतली खत्म करके दूसरी केतली तुरंत बनाने चला जाता है। तो जो ये अर्थशास्त्र जो आम जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, जो आम नागरिक हैं, जो उनको एडवांटेज हो रहा है। सरकार की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, ये तो बात महत्वपूर्ण है कि सरकार पैसा खर्च करे उसके बढ़ेगी, लेकिन इस सामान्य लोगों का जो फायदा हो रहा, ये आपके कुंभ को विषय अलग अलग दिशा देता है कि सामान्य वर्ग किस तरह जुड़ा है, सामान्य लोग आ रहे हैं और सामान्य लोगों को फायदा हो रहा है। सुनिए जी, आप हमारे साथ जुड़े रहे। रामेंद्र सर, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि छोटे छोटे व्यापारी भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं यूपीआई से। बहुत सारे लोग ऐसे चल चल के भी सामान बेच रहे हैं। यहाँ तो माला दिन भर कोई अगर बेचे, प्रसाद केवल अगर कोई बेचे, हर चीज का है। तो हर चीज, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था कैसे लोगों का उन्नयन, समाज के तो जो कर हैं या समाज का जो राजस्व है वो तो अलग है राज्य का, लेकिन ऋषियों ने परंपरा रखी कि सब कहीं ना कहीं इससे अमृतपान कर सके। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। यहाँ पर कोई उद्यम ऐसा नहीं है जिसका क्षेत्र यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। सबके लिए स्कोप है। जैसे यहाँ पर टेंट के उद्यमी लगे हैं, तो अब वो टेंट का उद्यम करने वाले लोगों का तो आय का अवसर बनता ही है, पर उसके साथ जुड़ी हुई जो व्यवस्थाएं हैं उनके लोग भी इसमें जुड़े हैं। जी, इस प्रकार से यहाँ पर मतलब भोजन जो लोग करा रहे हैं और जो आवास की व्यवस्था कर रहे हैं, आदि आदि व्यवस्थाएं जो कर रहे हैं, उनके मूल में एक बात मैं उल्लेख करना चाहूँगा कि कहीं न कहीं सबके मूल में धर्म है। प्रसाद बेचने वाला भी प्रसाद देता है तो उसके अंदर एक प्रसन्नता का भाव है। आवास हम देते हैं, उसके हम चार्जेस भी करते हैं, परंतु उनमें कहीं न कहीं हमारे मन में बाहर से आने वाले लोगों के प्रति जो बात मैं कहता हूं कि एक परिवार का भाव भी दिखाई पड़ रहा है। तो अर्थ के साथ साथ धर्म भी दिखाई पड़ रहा है, अर्थात हम उसके साथ साथ बने एक सामूहिक समावेश दिखाई पड़ता है। जी, और
निश्चित तौर पर जैसा कि हमने कहा कि अभी केवल 1 महीने के लिए नहीं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी यहाँ विकसित हुई हैं जिनके कारण यहाँ पर रोजगार की वृद्धि होगी, उद्यमशीलता बढ़ेगी, उद्यम अनेक प्रकार के यहाँ लगने की संभावनाएं बढ़ी हैं और जिससे फिर रोजगार बढ़ेगा और लोगों की आय के स्रोत बढ़ेंगे। इसकी संभावनाएं भी नए तरह से विकसित हुई हैं इस कुंभ के कारण। जी, हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। हम मूंगफली बेचते हैं, अपना अकल नहीं। ये मैसेज देखिए, कहते हैं लॉटरी लगी है, लिंक क्लिक करके यूपीआई पिन डालो पैसा मिलेगा। अरे हमको मालूम नहीं है क्या? इधर यूपीआई पिन डाला, उधर पैसा, पैसा गायब। मूंगफली वाला हूँ, मूर्ख नहीं हूँ। याद रहे, यूपीआई कहता है अगर कोई लालच दे तो कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। हम मौजूद हैं त्रिवेणी तट पर खास मेहमान के साथ, प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी। सर, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे ये लेंगे कि हम 5 ट्रिलियन इकॉनमी की बात करते हैं, हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, और किस तरीके से विश्व यहाँ आकर देखता है कि भारत अपने अर्थतंत्र को, अपने समाज को, समाजशास्त्र तो धर्मशास्त्र तो आकर यहाँ देखता ही है, नए सिरे से विकसित कर रहा है। पिछले 10 वर्षों में अगर देखें तो हर क्षेत्र में हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं, और कितना बड़ा यह भी एक कारक होगा महाकुंभ। निश्चित तौर पर जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि 12 वर्ष बाद यहाँ पर जो हमारे ऋषि और महर्षि एकत्र होते थे और अनेक प्रकार के विधाओं से जुड़े हुए लोग भी उनके संपर्क में आते थे, तो मूलतः बात यह है कि विधा कोई भी हो, लेकिन उनके मूल में एक ही दर्शन, दृष्टि और विचार है, और वह दर्शन, दृष्टि, विचार अर्थतंत्र के मूल में भी है जी। और इसलिए इस कुंभ का प्रयोजन निश्चित तौर पर एक बड़ा संदेश है, जो भारत का जो दर्शन, दृष्टि, विचार है, जो अर्थ के भी मूल में है, राजनीति के भी मूल में है, संस्कृति के भी मूल में है, यहाँ तक कि विज्ञान और तकनीक के मूल में भी जो दर्शन, दृष्टि, विचार है, निश्चित तौर पर उस दर्शन, दृष्टि और विचार के आधार पर हमारा अर्थतंत्र खड़ा होगा, जिसमें हम किसी का शोषण नहीं करेंगे, क्योंकि परिवार में कोई किसी का शोषण नहीं करता। जो कमजोर है उसकी मदद के लिए लोग अपने आप परिवार के सदस्य आगे आते हैं। वही दृष्टि यहाँ से आएगी कि हम खुद तो मजबूत बनेंगे ही, औरों को भी मजबूत बनाएंगे, और हर कोई एक दूसरे के सहयोग के लिए खड़ा होगा। हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने वाले लोग हैं, जो उस पर ट्रांसपोर्ट चलाने वाले लोग हैं, सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, और यह आत्मनिर्भरता भी हमारी परस्पर निर्भरता के आधार पर ही कायम रहेगी। यह बहुत बड़ा संदेश इस कुंभ के माध्यम से समाज में, भारत में और पूरे विश्व में जाएगा, ऐसी हमारी आशा है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, आप आए। रामेंद्र, आपसे भी हम धन्यवाद करेंगे। आपने लोगों के वो तथ्य बताए कि किस तरीके से असंगठित क्षेत्र यहाँ पर आकर रोजगार कमाता है और वो कहीं ना कहीं समुन्नत हो रहा है, तो दुनिया यहाँ का आकर देखती है कि कैसे समता, ममता और वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व, साहचर्य और साथ ही साथ अपने धर्म, अर्थ के साथ साथ मोक्ष की जो हमारी परंपरा है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान सहस्राब्दियों से महाकुंभ जैसे आयोजनों का रहा है। और ये हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, हमारे समाज की अर्थव्यवस्था को, हमारे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था को हमेशा गति देती रही हैं। तो त्रिवेणी तट से फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। देखते रहिए डीडी न्यूज़। हर हर गंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी।